नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। सभी लोग फटाफट से क्लास से जुड़ेंगे। आपकी पसंदीदा क्लास प्रारंभ हो चुकी है। और सर आप इतना लेट क्यों आते? बेटा टेक्निकल इश्यू की वजह से ही लेट क्लास स्टार्ट हुई है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब वो तो क्या कहें, संयोग की बात है कि कल भी टेक्निकल इश्यू इस समय पे हुआ था और आज भी टेक्निकल इश्यू इसी समय पे हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी लेट 20 मिनट लेट करने का मुझे कोई शौक है, शौक नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत लेट हो रहा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरा दोष नहीं है। ठीक है जी। हाँ, होगी आज क्लास, होगी अल्पा मौर्य जी, बिल्कुल होगी। जल्दी से फटाफट से आप सभी लोग जुड़े। भारत के खनिज टॉपिक में स्टार्ट करूंगा। कल मैंने भारत के खनिज टॉपिक को स्टार्ट किया था और भारत के खनिज नामक टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों को खनिज क्या होते हैं ये भी बताया था, और खनिज की परिभाषा, खनिज कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने बताया था। एक बार फिर से रिवाइज करूंगा और फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है जी। हाँ, क्या हुआ था, क्लास नहीं चल रही थी बेटा, पैनल में परेशानी हो गई थी एप्लीकेशन के, इसलिए क्लास लेट स्टार्ट हुई है। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। खनिज के बारे में कल मैं आप लोगों को बता रहा था। मिनरल्स, इनके बारे में मैंने बताया था कल कि पहली बात तो विशेषता यह है कि पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त हो, भूगर्भ से प्राप्त हो। जियोलॉजिकल पार्ट जो अर्थ का है, यानी कि पृथ्वी के धरातल के अंदरूनी भाग से प्राप्त हो, है ना, धरातल के ऊपर नहीं, धरातल के अंदर से प्राप्त हो, वे खनिज कहलाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी विशेषता ये कि मानव इनको न बना सके, मानव न बना सके, मानव न बना सके इनको। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट विशेषता क्या है? नेक्स्ट विशेषता इनकी यह है कि एक निश्चित रासायनिक संगठन हो, निश्चित रासायनिक संगठन हो, निश्चित रासायनिक संगठन हो, सर्टेन केमिकल कंपोजिशन इनका होना चाहिए। ये तीन विशेषताएं जिस पदार्थ के अंतर्गत होंगी, वो पदार्थ जो है वो पदार्थ खनिज कहलाएगा। वो पदार्थ क्या कहलाएगा? वो पदार्थ मेरे प्यारे बच्चे खनिज, मिनरल कहलाएगा। ठीक है जी। वो पदार्थ मिनरल के नाम से हम लोग पुकारेंगे, जानते हैं। भाई आप सभी लोगों से मैंने बता दिया बेटा, संयोगवश 2 दिन टेक्निकल इश्यू की वजह से ही क्लास स्टार्ट हुई है, लेट स्टार्ट हुई है। जो आज है पैनल में गड़बड़ी आने के कारण क्लास लेट स्टार्ट हुई है। ठीक है जी। हाँ चलिए, क्लास अभी अभी स्टार्ट हुई है भाई। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम, आगे सेशन को बढ़ाते हैं। तो खनिज के बारे में बता रहा था आपको। खनिज के बारे में परिभाषा भी कल मैंने आप लोगों को बता दी थी और इसके प्रकार भी समझा दिए थे। एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। खनिज यानी कि खानों से निकाला हुआ, अर्थात पृथ्वी के भूगर्भ से निकाला गया पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो, जिसे मानव न बना सके, खनिज कहलाता है। क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है बच्चों। ठीक है जी। हाँ, जनगणना आप पढ़ाएंगे? बिल्कुल बेटा मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है जी जी जी। इसके बाद खनिज के मैंने प्रकार आपको बताए थे कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चे, मिनरल्स के प्रकार की अगर हम चर्चा करें, मिनरल्स के प्रकारों की अगर हम चर्चा करें तो खनिज के प्रकार जो हैं वो 3 प्रकार के खनिज होते हैं। एक आपका है धात्विक खनिज, एक है धात्विक खनिज, मेटेलिक मिनरल्स, दूसरा है अधात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, और आपका
तीसरा है ऊर्जा खनिज, यानी कि एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स, तीन प्रकार के खनिज जो हैं वो होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। वे खनिज जिनमें धातु के अंश ज्यादा हो या जिनमें धातु के अंश पाए जाएं, वे धात्विक खनिज कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक है लौह खनिज यानी कि आयरन मिनरल्स, और दूसरा है अलौह खनिज यानी कि नॉन आयरन मिनरल्स। ठीक है जी, यानी कि वे खनिज जिनमें धातु के अंश पाए जाएं, ठीक है जी, वे खनिज क्या कहलाते हैं? धात्विक खनिज कहलाते हैं। कल मैंने कुछ विशेषताएं इसकी बताई थी। क्या क्या विशेषताएं बताई थी? कि एक तो धातु के अंश होंगे, इनमें धातु के अंश, पार्ट्स ऑफ मेटल्स इसमें पाए जाएंगे। दूसरा इसका जो विशेषता कल मैंने आपको बताई थी कि इसमें अशुद्धियां जो हैं, इम्प्योरिटीज जो हैं, अशुद्धियां इम्प्योरिटीज जो हैं वो ज्यादा होती हैं, इम्प्योरिटीज ज्यादा होती हैं। तीसरा इसकी विशेषता मैंने बताई कि इसके परिष्करण की आवश्यकता होती है, परिशोधन की, परिशोधन जो है वो आवश्यक होता है। ठीक है जी, इसका जो परिशोधन है वो क्या होता है बच्चे? परिशोधन इसका आवश्यक होता है। धातु के अंश मिलते हैं, अशुद्धियां भी बहुत पाई जाती हैं, और इसका परिशोधन जो है वो क्या होता है? वो आवश्यक होता है, बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अशुद्धियों की मात्रा जो है वो काफी ज्यादा होती है। इसके बाद अगर हम चर्चा करेंगे हम इसकी खनिजों की, कौन से धात्विक खनिज की, तो धात्विक खनिज की एक विशेषता और भी है, और धात्विक खनिज की एक विशेषता और क्या है कि ये जो है वो किस में मिलते हैं? आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं, आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं, इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं बच्चे? आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार लौह खनिज, आयरन मिनरल्स है, जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, और एक अलौह खनिज है जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। इनके उदाहरण भी कल मैंने आप लोगों को बताए थे। ठीक है जी। हाँ, एक चीज और भी मैंने प्यारे बच्चे बताया था आपको धात्विक खनिजों में कि ये सुचालक होते हैं, चाहे वो विद्युत हो चाहे वो ऊष्मा हो, उसके क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि इसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह बड़ी आसानी से संभव हो सकता है। ठीक है जी। चलिए, ये धात्विक खनिज है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर आपके मैसेजेस पढ़े, आप कहते हो लिखने का समय दिया करो, लिखने का समय दिया करो। प्यारे बच्चों, आप में से जो भी लिखने वाला होता ना, वो बड़े आराम से मेरे साथ साथ लिख लेगा। आप पॉइंट क्या पकड़ते हो? आप पॉइंट पकड़ते हो कि मैं जब यहाँ पे पीडीएफ से आपको एक बार रिवीजन कराता हूं तो आप चाहते हो कि मैं रिवीजन में भी एक्स्ट्रा समय दे दूं। भाई, जब चीज मैं समझा रहा हूं तो कोई भी बंदा होगा तो समझाने के दौरान ही अच्छे से लिख लेगा, फिर भी कहीं कोई कमी होगी तो रिवीजन के दौरान लिख लेगा। अब अगर एक एक पेज पे तुमको 5-5 मिनट का समय लिखने के लिए दिया जाएगा तो क्लास में कुछ भी करा पाना संभव नहीं रहेगा, पॉसिबल नहीं रहेगा, कुछ भी करा पाना संभव नहीं रहेगा। ठीक है जी। हाँ, तो यहां पर मैंने समझाया है, एक बार फिर समझिए। खनिजों को उपलब्धता के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज की चर्चा हमने स्टार्ट की है, और धात्विक खनिज के बारे में मैंने अभी अभी क्या बताया था, एक बार फिर से देखो। धात्विक खनिज वे खनिज हैं जिनमें धातु अंशों की प्रधानता पाई जाती है, इन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। खानों से निकाले जाने के बाद इनकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए इनका परिष्करण करना आवश्यक होता है। ये आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं, और ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये सारी की सारी विशेषता मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है जी।
अच्छा, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अंग्रेजी में भी सारी चीज दे रखी है। दोज मिनरल्स इन विच द प्रीडोमिनेंस ऑफ मेटल पार्ट्स इज फाउंड, दीज आर कॉल्ड मेटेलिक मिनरल्स। आफ्टर बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माइंस इट इज नेसेसरी टू रिफाइन देम टू रिमूव देयर इम्प्योरिटीज, दीज आर फाउंड इन igneous rocks, these minerals are good conductors of heat and electricity। ठीक है जी, इतना समय आपको मिला। अगर आप में से कोई लिखने वाला होगा तो बड़े आराम से लिख लेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों अब एक चीज और है, बाई चांस अगर मैं मान लीजिए हाथ से ही लिखूं है तो यहां पर ये जो टॉपिक है खनिज, ये एक ऐसा टॉपिक है जो रटने वाला टॉपिक है। अब कुछ चीजें मुझे हो सकता है मैं भी एक मानव हूं, कुछ चीज याद न रहे तो वो मुझे स्किप करनी पड़ेंगी, जो चीज याद होंगी केवल वही मुझे लिखानी पड़ेंगी। दूसरी बात, अगर मैं लिखकर ही बड़े टॉपिक को लिखकर ही पढ़ाऊंगा तो ऐसी स्थिति में एक कमी और हो जाएगी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों को साथ साथ लिख पाना भी बड़ी मुसीबत की बात होती है। क्योंकि कोई विद्यार्थी मान लीजिए आप में से एक हिंदी मीडियम का हो सकता है या अंग्रेजी मीडियम का हो सकता है, कोई विद्यार्थी दोनों मीडियम का नहीं हो सकता। मैं हिंदी मीडियम से संबंधित हूं, हालांकि मैं प्रयास बहुत करता हूं अंग्रेजी में मैं लिखने का प्रयास करता हूं, लेकिन जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं उसको हिंदी में भी अलग लिखो अंग्रेजी में भी अलग लिखो तो उसमें भी टाइम बर्बाद होता है। ये भी आप समझने का प्रयत्न करिए। ठीक है, चलिए तो लौह खनिज दो प्रकार के होते हैं। ये लौह खनिज कौन से हैं? जिनमें लोहे के अंश का पाया जाता है, लौह खनिज कहलाते हैं, जैसे लौहयस्क, टंगस्टन, मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट। दूसरा अलौह खनिज, वे खनिज जिनमें लोहे के अंश का अभाव होता है, अलौह खनिज कहलाते हैं, जैसे सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये अलौह खनिज है। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे मेरे बच्चे, लौह खनिज भी हो गए, अलौह खनिज भी हो गए, यहां तक कल मैंने आपको समझाया था। इसके बाद आगे की प्रक्रिया अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, और आगे की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं बच्चे। दूसरा प्रकार का खनिज है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, और अधात्विक खनिज क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स ये क्या होते हैं? अधात्विक खनिज क्या होते हैं भाई? अधात्विक खनिज जिसमें धातु अंश नहीं पाए जाएं, जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाएं उनको अधात्विक खनिज कहते हैं। जिसमें धातु के अंश जो हैं वो नहीं पाए जाएं उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। इसमें मेरे प्यारे बच्चों अशुद्धियां जो होती हैं, इम्प्योरिटीज जो होती हैं, वो अशुद्धियां या इम्प्योरिटीज कम होती हैं। ठीक है जी, कम होती हैं। और सुनो मेरे प्यारे बेटा, अशुद्धियां तो कम होती हैं, परिष्करण की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। परिष्करण यानी कि मॉडिफिकेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती, ज्यादा जरूरत नहीं है, नहीं है। किसकी किसकी ज्यादा जरूरत नहीं है? परिष्करण की ज्यादा जरूरत नहीं है, मॉडिफिकेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है। किसके परिष्करण की ज्यादा जरूरत नहीं है? तो भैया इन अधात्विक खनिजों के परिष्करण की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये क्या होते हैं? ये कुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये इंसुलेटर्स होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं, कुचालक होते हैं। यानी कि ऊष्मा का और विद्युत का प्रवाह इनमें आसानी से नहीं हो सकता। विद्युत का प्रवाह या ऊष्मा का प्रवाह इनमें क्या है? आसानी से संभव नहीं है। ये कहलाते हैं अधात्विक खनिज बच्चों। ठीक है, अधात्विक खनिजों की ये सारी की सारी विशेषताएं होती हैं। ये सब विशेषताएं अधात्विक खनिजों की हैं। धातु के अंश नहीं पाए जाते, अशुद्धियां कम होती हैं, परिष्करण की ज्यादा जरूरत नहीं होती, और ये विद्युत के क्या होते हैं? ताप के, ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। एक बार फिर से समझो। लिखने वालों ने तो लिख लिया होगा, अब फिर कमी रह गई हो तो ये देख लो। जिन खनिजों में धातु के अंश नहीं पाए जाते उन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है बच्चों। ये ताप व विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है? ऊष्मा का
और विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता, फ्लो आसानी से नहीं होता है। इसके बाद ये परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं, लेयर्ड रॉक्स में पाए जाते हैं। अब ये जो लेयर्ड रॉक्स हैं या परतदार चट्टानें हैं, ये क्या होती हैं? इनको ही मेरे प्यारे बच्चे अवसादी चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको ही अवसादी चट्टान कहते हैं, इनको ही सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, इनको ही सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इनमें अशुद्धियां कम पाई जाती हैं, इसलिए इनका परिष्करण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अशुद्धियां या इम्प्योरिटीज क्या होती हैं? कम पाई जाती हैं, लेस क्वांटिटी में पाई जाती हैं, इसलिए इनके परिष्करण की, परिशोधन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे इसके उदाहरण कौन से? जिप्सम है, हीरा है, नमक है, अब्रक है, चूना पत्थर है, ये दोनों हैं। इनको आप काट लीजिए। ये चट्टानें हैं। ठीक है भाई, ये सब के सब मेरे प्यारे बच्चे क्या है? ये सब के सब आपके अधात्विक खनिज हैं। अधात्विक खनिज के बाद मेरे प्यारे बच्चे हम लोग बात करेंगे ऊर्जा खनिज की। उदाहरण भी हो गए और ऊर्जा खनिज, एनर्जी मिनरल्स, एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स, ऊर्जा खनिज बच्चों। ठीक है जी। झारखंड जी के भी पढ़ाएंगे बेटा, मैं जानता नहीं हूं झारखंड जी के, मैं नहीं पढ़ाता हूं, अगर आती होगी तो कोई ना कोई पढ़ाएगा। ठीक है। एएलपी लोको पायलट टेक्नीशियन, आरपीएफ ग्रुप डी, एमटीएस ज्योग्राफी से आते हैं क्या पर्सन? कुलदीप कुमार जी बेटा, अगर इनमें जीएस आता है तो ज्योग्राफी से क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं। ठीक है जी। अगर कहीं किसी एग्जाम में जीएस आ रहा है तो समझिए वहां ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और आरआरबी एएलपी में तो जीएस आ रहा है, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रुप डी एमटीएस में भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे भाई कुलदीप जी भैया। ठीक है जी। सर प्लीज परिष्करण, परिष्करण यानी कि शोधन, मोडिफिकेशन। जैसे गाजर हमने निकाली जमीन में से, अब वो साफ थोड़ी नहीं होगी, उसमें मिट्टी मिली होगी, तो उसे हम क्या करेंगे? धो के साफ करेंगे। तो परिष्करण यानी कि साफ करना, सफाई करना, मॉडिफिकेशन करना। ठीक है। हाँ मोनू कुमारी जी, मैं भी सुनती जाती हूँ, लिखती जाती हूँ। बेटा मैं लिखने वाला लिख सकता है मेरी क्लास में बड़े आराम से। अब कोई यही कहे कि नहीं साहब पीडीएफ को तुम लगा के कुर्सी पे बैठ जाओ, एक नींद ले लो, फिर मेरा लिख जाएगा, तब दूसरे क्लास पढ़ाना। तो तुम सरकारी क्लास में कक्षा 1-2 की क्लास में जैसे मास्टर करता है, इमला लिख के तुम्हें लिखाने का समय चाहिए तो वो भी कर दूंगा। आप सभी मुझे बता दो कि अगर तुम्हें कक्षा 4-5 जैसा तरीका चाहिए कि एक बोर्ड एक स्लाइड को लिखने के लिए 5 मिनट में खड़ा रहूं, तो बड़े आराम से खड़ा रहूंगा। मेरे लिए तो बड़े आराम की बात है, क्योंकि लगातार क्लास होती है, कुर्सी डाल लूंगा, चैन से बैठूंगा, आप लिखते रहना। 2-4 स्लाइड दिन में हो पाएंगी, 1-आध घंटे में वो मैं करा दूंगा, टेंशन खत्म। ठीक है जी। हाँ टेंशन खत्म हो जाएगी। आप देखो, आप सभी मिलकर मुझे बता दो कि ये करना है, मैं वही कर दूंगा। ठीक है जी। हाँ ऊर्जा खनिज क्या होते हैं? जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति हो, जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति हो। जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति हो उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको हम ऊर्जा खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको ऊर्जा खनिज कहते हैं, जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो। अच्छा ऊर्जा खनिज कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो ऊर्जा खनिज जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक है ईंधन खनिज और एक है जीवाश्म। एक है आपका ईंधन खनिज, एक है जीवाश्म ईंधन। ईंधन खनिज और एक है अणुशक्ति खनिज, सॉरी अणुशक्ति खनिज। 2 वर्गों में इसको बांटा जा सकता है। ईंधन खनिज ऐसे ऊर्जा खनिज होते हैं जिनका प्रयोग हम ईंधन की भांति करते हैं।
जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ठीक है जी। और दूसरा है अणु शक्ति खनिज, जिनके माध्यम से हमें मॉलिक्यूलर एनर्जी प्राप्त होती है, अणु शक्ति प्राप्त होती है, उन्हें अणु शक्ति खनिज कहते हैं। जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, जिनसे परमाणु ऊर्जा की प्राप्ति हो, जिनसे मॉलिक्यूलर एनर्जी की प्राप्ति हो, उन्हें अणु शक्ति खनिज कहा जाता है। बोलो क्लियर है? चलिए, तो इनको भी आप एक बार देख लो। एनर्जी मिनरल्स यहां पर आपके सामने दे रखे हैं। देखो, कोयला, पेट्रोलियम, इसके इमेजेस लगाकर मैंने बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। ऊर्जा खनिजों में ऊर्जा की प्राप्ति अन्य स्रोतों से भी हो सकती है, उस इमेज को यहां पर दिखाया गया है। जैसे पवन ऊर्जा है, जैसे आपका सौर ऊर्जा है, तो ऊर्जा की प्राप्ति कई स्रोतों से हो सकती है। ऊर्जा खनिज यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये ऊर्जा खनिज है। वे खनिज जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। इन्हें उपयोग व उपलब्धता के आधार पर दो उपभागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। Those minerals from which energy is obtained are called energy minerals. These can be divided into two subparts on the basis of uses and availability. ईंधन खनिज, फ्यूल मिनरल्स, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जिनका प्रयोग हम ईंधन की भांति करते हैं वो ईंधन खनिज कहलाते हैं। जिनमें कोयला आ रहा है, पेट्रोलियम आ रही है, प्राकृतिक गैस आ रही है, ठीक है जी। और दूसरा है आणविक खनिज, अणु शक्ति खनिज, थोरियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, लिथियम, बेरिलियम। सबके इमेजेस भी मैंने लगाए। यूरेनियम ये रहा, ठीक है जी। सबके इमेजेस लगाकर आपको बताने का प्रयास किया है। अणु शक्ति इनसे प्राप्त होती है बच्चों, जिनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो थोरियम और यूरेनियम है। ग्रेफाइट भी थोड़ा बहुत एक आध दो क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है जी। चलिए, अब इसके बाद हम सीधे, ये तो खनिज के प्रकार हो गए और खनिज की परिभाषा हो गई। अब महत्वपूर्ण खनिजों की चर्चा करेंगे। कौन कौन से खनिज महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण खनिज, इनकी चर्चा को इंपॉर्टेंट मिनरल्स, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट मिनरल्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं, और इंपॉर्टेंट मिनरल्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, जरा ये चीज हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास की पीडीएफ पहले दे दिया करें बेटा। ऐसा एप्लीकेशन में कोई विकल्प नहीं है कि नेक्स्ट क्लास की पहले ही पीडीएफ मिल जाया करे। आप एनसीईआरटी की बुक्स खरीद सकते हैं बच्चे अली, और वहां से पढ़ के आप पढ़ लिया करिए। टॉपिक का नाम आपको पहले ही इवेंट से पता चल जाता है। आशीष कुमार जी, आप कभी मेरा नाम नहीं लेते, ऐसा कुछ नहीं है। झारखंड पुलिस में प्रश्न आएंगे, बिल्कुल आएंगे भाई। ये इंडिया में कहां मिलते हैं मिनरल? श्रीकांत जी बिल्कुल, अब मैं यही चीज बताने जा रहा हूं। जनगणना 2011 बिल्कुल पढ़ाऊंगा। रशीम कुमार जी बिल्कुल पढ़ाऊंगा। करिए, आरपीएफ की तैयारी करिए, शहीब भाई करिए। कोयला के प्रकार भी बताएंगे रामेश्वर पांडे जी, बिल्कुल बताऊंगा। कोयला भी बताऊंगा, पूरी तरीके से समझाऊंगा। हाइट हूं मैं क्या सर? हाइट हूं, ब्लॉक नहीं हो रूपेश कुमार वर्मा जी। चलिए, तो महत्वपूर्ण खनिज, जैसे कोई भी खनिज ले लो, कोयला ले लो, लौह ले लो, मैग्नीज ले लो, तांबा ले लो, हीरा ले लो, सोना चांदी ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी खनिज उठा लो। अगर आप महत्वपूर्ण खनिज पढ़ रहे हो तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? प्रमुख क्षेत्र उसका। भारत में कौन सा क्षेत्र उसके लिए, उस खनिज के लिए फेमस है? उस खनिज के प्रमुख भंडार वहां पाए जाते हैं, ये चीज जरूरी है आपको जानना। उसके प्रमुख उत्पादक कौन है? उस खनिज का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? मेन प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? और उस खनिज का प्रमुख भंडारक राज्य कौन सा है? प्रमुख भंडारक राज्य कौन सा है उस खनिज का? मेन जो स्टोरेज है उस खनिज की, वो कहां पाई जाती है? प्रमुख भंडारक कौन सा है? प्रमुख उत्पादक कौन सा है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें
उस खनिज से संबंधित, तो उसका अयस्क, उस खनिज का प्रमुख अयस्क कौन सा है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, प्रमुख भंडारक राज्य कौन सा है, और उससे संबंधित प्रमुख अयस्क कौन सा है, कच्चा माल क्या है उस खनिज का, ये भी आप लोगों को जानना है। ठीक है, प्रमुख उत्पादक राज्य, प्रमुख भंडारक राज्य, प्रमुख क्षेत्र और मेन और प्रमुख अयस्क, ये कौन से हैं, ये चार चीजें हर खनिज के बारे में आपको जाननी है। ठीक है, जाननी ही है, जाननी चाहिए भी, यहां से क्वेश्चंस जो है वो पुटअप होते हैं। ठीक है जी, हाँ। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे लौह अयस्क की, आयरन ओर की। ठीक है जी, लौह अयस्क की चर्चा करेंगे, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कच्चा लोहा, कच्चा लोहा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे आपके साथ। ठीक है, अच्छा, कच्चे लोहे के बारे में बात करें बच्चों तो इसे सभ्यता की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है सभ्यता की रीढ़, इसे हम क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ द सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। आखिरकार कोई कारण तो होगा बैकबोन ऑफ सिविलाइजेशन कहने का। बैकबोन ऑफ सिविलाइजेशन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अन्य उद्योगों का आधार है, अन्य उद्योगों का आधार है, इसके बिना अन्य उद्योगों को चला पाना बहुत मुश्किल है। अदर इंडस्ट्रीज का ये आधार है, अन्य उद्योगों का ये आधार है। ठीक है जी, कौन सा, ये वाला खनिज बच्चों, लौह अयस्क। क्यों, आप बताओ। आप कहोगे गुरु साबुन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें इसका कोई उपयोग नहीं है। भैया साबुन इंडस्ट्री लगाने के लिए बिल्डिंग बनाओगे, बिल्डिंग कैसे बिना लोहे के कैसे बना लोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिना लोहे के कैसे तैयार कर लोगे। तो कहने का मतलब सभी उद्योगों के लिए ये एक आधारभूत चीज है, इसीलिए इसे सभ्यता की रीढ़ कहा गया है। ठीक है, वर्तमान समय में विश्व में भारत लौह अयस्क के उत्पादन में चतुर्थ स्थान रखता है। एक चीज ध्यान रखना, इस टॉपिक से संबंधित अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं विशेष तौर पर नोट डाल के लिख लेना कि इस टॉपिक के आंकड़े परिवर्तनीय हैं, इस टॉपिक के आंकड़े परिवर्तनीय हैं, परिवर्तनीय है, यानी कि समय समय पर ये आंकड़े चेंज होते रहते हैं। अब मान लीजिए कोई रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट है जिसमें भारत का स्थान चतुर्थ स्थान था। मान लो वर्ष 2023 में भारत का स्थान विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में चौथा है, और 2024 में जो रिपोर्ट नई प्रकाशित हुई उसमें चाइना ने इंडिया से ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया तो भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया। यह हो सकता है भारत और भी ज्यादा प्रोडक्शन करे और तीसरे स्थान पे पहुंच जाए। तो कहने का मतलब इस टॉपिक में जो भी मैं आंकड़े आपके सामने रखूंगा वो सारे के सारे आंकड़े जो हैं कैसे रहेंगे, परिवर्तनीय आंकड़े होंगे, वो चेंजेबल होंगे। ऐसा नहीं है कि वो जन्मजात बने रहेंगे। आप आज पढ़ रहे हैं, जब भी आपका एग्जाम हो एक बार आप इंटरनेट से जरूर देखेंगे कि कहीं कहीं आंकड़े परिवर्तित तो ना हो गए। ठीक है, हाँ। चलिए इसके बाद अब हम बात करेंगे इस अयस्क की, लौह अयस्क की। तो देखिए लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से भारत में कर्नाटक प्रथम है और उत्पादन की दृष्टि से ओडिशा राज्य का भारत में प्रथम स्थान है। लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से और भंडारण की दृष्टि से अलग अलग राज्य आ रहे हैं। अब आप कहोगे गुरुजी उत्पादक राज्य और भंडारक राज्य अलग अलग क्यों है। अब एक चीज देखो, मान लीजिए ये जमीन है, ये जमीन है, ठीक है, और इस जमीन के अंदर सोना गड़ा हुआ है। यहां सोना ज्यादा मात्रा में है, जमीन के अंदर खूब सोना है, खान है सोने की, और यहां सोना कम मात्रा में गड़ा हुआ है, अपेक्षाकृत कम मात्रा है। ये जो देश है, इसके ऊपर जो देश बसा हुआ है वो अफ्रीका महाद्वीप है, और इधर यूएसए देश है। अब यूएसए के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, उसके पास क्या है, बढ़िया अत्याधुनिक मशीनें हैं, और उन अत्याधुनिक मशीनों की सहायता से, हालांकि
यहां पर जो सोना है इसके भंडार कम है, लेकिन अत्याधुनिक मशीनों की सहायता से ये जो देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो देश है, वो खूब सारा प्रोडक्शन कर लेता है, खूब सारा प्रोडक्शन कर लेता है। भले ही भंडार कम है, लेकिन अत्याधुनिक मशीनों की सहायता से भंडारण खूब कर, वो क्या करता है, उत्पादन खूब कर लेता है, बाहर निकाल लेता है सोने को। और अफ्रीका के पास भंडार सोने के यहां से ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसके पास टेक्नोलॉजी की कमी है और वर्ष भर में थोड़ा सा सोना निकाल पाता है। तो प्रमुख उत्पादक कौन हो गया, यूएसए हो गया। और प्रमुख भंडारक फिर भी कौन रहा, अफ्रीका रहा, क्योंकि भंडार अफ्रीका के नीचे ज्यादा है। ये क्या है, एक उदाहरण है। अब आप उत्पादक और भंडारक समझ गए होंगे क्या मामला है उत्पादक और भंडारक का। भंडारक का मतलब है जिसके पास जमीन के अंदर भंडार खूब सारे हों, और उत्पादन का मतलब मशीनों की सहायता से कितना जमीन के अंदर से वो निकाल पा रहा है। ठीक है जी। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर भले ही भंडार कहां पर ज्यादा है, कर्नाटक में, लेकिन फिर भी उत्पादन कौन कर पा रहा है, उड़ीसा राज्य कर पा रहा है। क्योंकि कर्नाटक में भंडार तो है लेकिन पर्वतीय इलाका है। अब पर्वतीय इलाकों में से कैसे निकाले, समस्या है ना। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चे यहां पर आंकड़ा चेंज हो रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। सर रिपोर्ट कैसे तैयार होता है, अब ये तो भाई भारत सरकार तैयार करती है बेटा, है शकुंतला यादव जी, इतने उस पर नहीं जाना। कुछ विद्वानों को, कुछ वैज्ञानिकों का भी तो काम है, कुछ जैसे सांख्यिकीविद हैं उनका काम है ये डाटा कलेक्ट करना कि किसका उत्पादन ज्यादा हुआ, किस राज्य में उत्पादन ज्यादा हुआ, किसमें कम हुआ। हमारा काम है निष्कर्ष को पढ़ना। अब हमें तो, अगर हम लोग उनका काम करेंगे, सांख्यिकीविदों का, गणितज्ञों का, जो डाटा कलेक्ट करके ये बताते हैं किसमें ज्यादा हुआ किसमें कम हुआ, तो फिर हम पढ़ाई कौन करेगा। हमें पढ़ाई करनी है, आंकड़े वो जारी करेंगे। ठीक है जी। हाँ चलिए नेक्स्ट। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, ये जो लौह अयस्क है, प्रायद्वीपीय भारत की धारवाड़ क्रम की चट्टानों में इसके भंडार जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं। किन में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में इसके जो भंडार है, इसकी जो स्टोरेज है वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और लोहांश की मात्रा के आधार पर लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं। लोहे के अंश की मात्रा के आधार पर लौह अयस्क जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकारों में नंबर 1 प्रकार कौन सा है, मैग्नेटाइट। ठीक है जी, मैग्नेटाइट के बारे में सुन लो। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का काले रंग का सोना है, यानी कि सबसे बेहतर क्वालिटी कौन से लौह अयस्क की होती है, मैग्नेटाइट की होती है प्यारे बच्चा। इसमें लोहे के अंश कितना होता है, लगभग 72% तक होता है, लगभग में आंकड़ा है। यानी कि अगर हम लोहा अयस्क निकालेंगे तो उसमें से लगभग 72% तक लोहे की प्राप्ति हम लोगों को हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ, इसके बाद सुनो, आग्नेय शैलों के क्षेत्रों में पाया जाता है। चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। अब जाहिर सी बात है, धात्विक खनिज कहां पाए जा रहे हैं, धात्विक खनिज पाए जाते हैं आग्नेय चट्टानों में। लौह अयस्क में लोहे की मात्रा है, यानी कि ये धात्विक खनिज है। ठीक है। अच्छा, ये भारत के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक ये का कुद्रेमुख, तमिलनाडु का सलेम, केरल का कोझिकोड में पाया जाता है। यानी कि इस मैग्नेटाइट नामक लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, ये आपको बताया गया है इस स्लाइड में, मैग्नेटाइट नाम के लौह अयस्क। अच्छा, दूसरा प्रमुख लौह अयस्क कौन सा है, हेमेटाइट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा गुणवत्ता वाला लौह अयस्क कौन सा है, तो आप आंसर लगाओगे मैग्नेटाइट। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में विस्तृत लौह अयस्क कौन सा है, तो हेमेटाइट है। हेमेटाइट की मात्रा भारत में सबसे ज्यादा मिलती है, मैग्नेटाइट की नहीं मिलती सबसे ज्यादा मात्रा भारत में। ठीक है, तो देखो भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये लाल रंग का लौह अयस्क है, इसमें लोहांश की मात्रा 60 से 70% तक होती है। और मैग्नेटाइट में कितनी थी मात्रा, 72% तक मात्रा थी बच्चों, 72% तक मात्रा थी। किसकी मात्रा थी, लोहांश की मात्रा थी। यह जलद चट्टानों में, जलद चट्टान यानी कि अवसादी चट्टानों में पाया जाता है।
अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। भारत में लॉयस्क, ये वाला लॉयस्क उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ये वाला लॉयस्क हेमेटाइट विशेष तौर पर इसके जो इलाके हैं वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है बच्चों, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक लॉयस्क है लिमोनाइट, और लिमोनाइट कुछ इस प्रकार का अयस्क होता है लोहे का, ये अवसादी शैलों से प्राप्त होता है। यहाँ पर इसमें लोहे की मात्रा जो है 40 से 50% तक होती है, और इसका रंग जो है हल्का पीला अथवा भूरा, हल्का भूरा जो है होता है। एक है सिडेराइट, और सिडेराइट लॉयस्क की बात करें तो अवसादी शैलों से प्राप्त होने वाला अयस्क है। इसे फेरस कार्बोनेट, क्या फेरस कार्बोनेट कहते हैं। लोहांश की मात्रा 40 से 45% तक होती है, और इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग भूरा होता है। तो लिमोनाइट, सिडेराइट और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, 4 प्रकार के लौह अयस्क हो गए। लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक कौन, प्रमुख भंडारक कौन, ये सारी की सारी चीज मैंने आप लोगों को बताई है। इसके आगे के खनिजों पर चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास का आप रिवीजन कर लीजिए। अब बात सीधे महत्वपूर्ण खनिजों की आ गई है, और महत्वपूर्ण खनिजों को यहां से आगे कल की क्लास में मैं बढ़ाऊंगा। एसएससी जीडी में भी आता है भैया, एसएससी जीडी में भी आता है। धारीवाल क्या होता है बेटा, धारीवाल कोई शब्द अभी तक तो नहीं आया दुर्गेश बिंद जी, आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है जी। इतने कम समय में कैसे लिख पाएंगे धनंजय कुमार जी, बेटा अब यहां पर अगर 1-2 लाइन छूट गई हैं तो पीडीएफ की सहायता से आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। धारीवाल शब्द नहीं, धारवाड़ शब्द था, धारवाड़ चट्टाने हैं। जैसे मान लीजिए अब कलयुग चल रहा है, तो ऐसे द्वापर त्रेता ऐसे करके हम बांटते हैं ना आध्यात्मिक तौर पर कालखंड को, ऐसे ही जो कालखंड है ना उसको भूगोल में बांटा गया है, और भारत में उस कालखंड के हिसाब से जो चट्टानें बनी हैं उन्हें गोंडवाना युगीन चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, इस प्रकार से जाना जाता है, ठीक है जी। हाँ, अब इस क्लास का बच्चे समापन करते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।